हरे कृष्णा बच्चों। तो चलिए अपने चैप्टर को आज हम कंप्लीट करें। यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। बताओ कौन सा करवाना है क्लास में। पहले बताओ कौन कौन से होमवर्क में दिए थे मैंने। 7, 8, 9। 7 में कोई दिक्कत किसी को? हो गया सबका? 8 में कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है 8 में? चलो 8 करते हैं पहले। गणेश के पास 3 हाउस है और ये तीनों के तीनों इनके सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब रूल क्या लगेगा? एक हाउस को डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा और 2 क्या बन जाएंगे आपके? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है वो तरीका आपको बताता हूं ताकि आप गलती कम से कम गलती करें। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस निकालते हैं इसके अंदर। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहले जो आपको 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है ये सिर्फ ईआर के लिए दी हुई है। 3 हाउस है आपके पास, तीनों ही आपके एसओपी हैं। ये भी एसओपी है, ये भी एसओपी है और ये भी एसओपी है। ठीक है, तो 2 को तो एसओपी मानोगे और एक क्या बन जाएगा आपका? डिम टू बी लेट आउट बन जाएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन बता रखा है इनका। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन कितना है? 31/3/99। इसका मतलब इसका जो भी इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम कितना होगा? 30,000। और इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड किया आपने 12, 8 और 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, ये रिपेयर के लिए प्रॉपर्टी लिया है, इसका मतलब रिपेयर वाले के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना आता है? 30,000 अगर एसओपी है तो। अगर डीएलओपी है तो पूरा 55 माइनस कर सकते हो आप। और ये करंट ईयर का है आपका, ये तो 175 है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो हमें डीम टू बी लेट आउट मानना है तो क्या करेंगे हम? इसके कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो हम सबको क्या मान लेंगे? हम डीम टू बी लेट आउट। तो तीनों हाउस को हम क्या मानते हैं? डीम टू बी लेट आउट। 1, 2 और 3 तीनों हाउस हमने क्या माने? डीएलओपी। डीएलओपी फर्स्ट, डीएलओपी सेकंड और डीएलओपी थर्ड। बताओ इनका जीएवी क्या होगा? जो इनका ईआर होगा वो जीएवी बन जाएगा। बताओ इनका ईआर कितना है? पहले का है 3,50,000, 3,60,000, 3,75,000। बेटा चूहा ये शेर थोड़ी है, डर रहे हैं। चूहों से भी डरेंगे क्या? अब नाम ही उसका चूहा है। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो। इसने पिछली बार ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, इसका अटेम्प्ट लग गया था, इसलिए फिर से रिवाइज करना है टैक्स। ये म्युनिसिपल वैल्यू में इसने फीस जमा करवा रखी है बेटा। ये पालतू हैं सारे। बताओ कितना हो गया म्युनिसिपल टैक्स? 36,000। इसका कीजिए
9800। ठीक है, ये आ गया आपका NAV। दो सौ लेस करोगे आप 30%। अब इसमें इंटरेस्ट माइनस करोगे आप, बताओ भाई इंटरेस्ट कितना, इसमें तो है ही नहीं, इसमें पूरा 55 माइनस करोगे ना। क्यों सर? क्योंकि DLOP में कोई लिमिट नहीं होती। और यहाँ पर कितना होगा? 1,75,000। ये आ गया आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 19,800। एक मिनट एक मिनट, 19,800 76 840 040। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? ऑप्शन बनाने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम बनाते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें मैं हाउस नंबर 1 को क्या बनाऊंगा? DLOP। हाउस नंबर 2 को मैं क्या बनाऊंगा? SOP। और हाउस नंबर 3 को मैं क्या बना दूंगा? SOP। तो DLOP है तो हाउस नंबर 1 बताओ कितना है? 219,800। SOP होगा तो इसका वैल्यू नील मानेंगे हम। अब इसमें से क्या माइनस करना आपको? सिर्फ ये दो माइनस इंटरेस्ट माइनस करेंगे अपन। तो बताओ हाउस नंबर 1 का लॉस कितना होगा? 30,000। 30 क्यों सर? क्योंकि देखो 55,000 का है आपका, और ये किसके लिए लिया आपने? रिपेयर्स के लिए लिया है। तो मैक्सिमम कितना होता है रिपेयर के लिए? 30,000। और यहाँ पर कितना मिलेगा? 1,75,000। पर इन दोनों का टोटल कितने से ऊपर नहीं हो सकता? 2 लाख से। तो 2 लाख माइनस करोगे यहाँ पर तो बताओ कितना आएगा? 19,800 पहला ऑप्शन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बनाएंगे अब। बताओ भाई हाउस नंबर 2 इस बार क्या बनेंगे हम? DLOP। हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 3 क्या बनेगा? SOP। तो बताइए DLOP में कितना आ रहा है? ये 176,840। ये तो इसका आ गया आंसर। अब बताओ SOP में 1 में इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। 2 में कितना आएगा? 3 में सॉरी 1 लाख। ये इसका लॉस है तो मैक्सिमम कितना जाएगा? 1,75,000। 1840। चलिए भाई, ये भी इनकम है ना, लॉस तो नहीं है ना, इनकम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। अब बनाते हैं हम तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। दिख नहीं रहा क्या आपको? हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2, ये क्या बनेगा इस बार? ये क्या बनेगा? SOP और SOP। तो DLOP पर कितना आएगा बताओ? 73,640। और SOP में कितना होगा इसका? हाउस नंबर 1 में तो कुछ है नहीं, हाउस नंबर 2 में 30,000। तो बताओ कितना आ रहा है? अब बताइए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका मतलब हाउस नंबर 2 को क्या मानिए? अब DLOP मानिए। हटा दूं इसको?
9 में सबको प्रॉब्लम आ रही थी क्या? अच्छा, इतनी हिम्मत इस 9 क्वेश्चन की जो बच्चों को डरा दे ये। आओ देखते हैं क्या है इसमें। भाई मुकेश कुमार टेलर, मैंने 8वां बता दिया, आपको पता चल गया ना? और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। ओके, हाँ ना, कुछ तो बोल। पहले तो हम क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं, रंगोली। मैंने क्वेश्चन को नीचे रखा है ताकि आप ऊपर इसका आंसर ढंग से देख पाए। आप सबके पास किताबें तो हैं, नहीं है तो भी आप थोड़ा सा इसको देखिए। मुझे बताओ पहले तो इस पर ये वाला पेन ज़्यादा सही लग रहा है, आईटी दिखेगा क्या? चलिए, प्रेम के पास एक हाउस है मद्रास में, प्रीवियस ईयर 22-23, 2/3 पोर्शन ऑफ हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया है। तो इसका मतलब ये इसका एक मकान है बच्चों, इसमें से 2/3 पोर्शन क्या है उसका, एसओपी है, और 1/3 क्या कर रखा है उसने, 1/3 बना दिया उसका एलओपी। ठीक है भाई, मकान चाहे मद्रास में हो चाहे कलकत्ता में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे लिखा है कि जो आपने एसओपी किया है ना, वो आप सॉरी एलओपी किया है, वो 8,000 रुपये पर मंथ से है, 8,000 रुपीज पर मंथ। म्यूनसिपल वैल्यू देर के प्रॉपर्टी की 3 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, फेयर एंड देर का कितने का, 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना आपका 330। तो बताओ इस पूरे मकान का ईआर कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। ही पेड द म्यूनसिपल टैक्स कितना, 10% म्यूनसिपल वैल्यू, तो 10% क्या आ रहा है आपका, म्यूनसिपल टैक्स आ रहा है। लोन लिया है 25 लाख रुपए का, 18 के अंदर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट बता रखा है प्रीवियस ईयर में कितना पे किया उसने। देखो इंटरेस्ट निकाल के दे देता है इंस्टीट्यूट, हमसे सिर्फ एग्जाम में पूछा कैसे निकलता है इंटरेस्ट, तो कंप्यूट करना आपको इनकम कितनी आएगी। तो बताओ मुझे, तो हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टी है इसके पास, एक को तो मानेंगे हम एसओपी और एक क्या बनेगा, एलओपी। सबसे पहले बताओ जीएवी कितना होगा, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, फिर उसमें से क्या माइनस करोगे आप, म्यूनसिपल टैक्स, इसमें कुछ आएगा नहीं, ये क्या बनेगा आपका एनएवी, इसमें कुछ आएगा नहीं। फिर क्या कम करोगे आप, 30%, यहाँ कुछ नहीं आएगा, और यहाँ क्या माइनस करोगे आप, इंटरेस्ट, यही तो है। और इंटरेस्ट है कितना टोटल, 1,20,000, जिसमें से 2/3 हिस्सा इसका है 80,000, और ये फिर 40,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका लॉस कितना आ गया आपके पास, 80,000। अब एलओपी की बात करते हैं। बताइए बच्चों, एलओपी के लिए जीएवी कैसे निकालोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ प्रॉपर्टी खाली रही है, ये वो कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्या मानेंगे हम, ईआर और एआर। बताओ ईआर कितना है क्वेश्चन के अंदर, सर 3 लाख है, पर हमारा 1/3 है, तो कितना हो गया। और एआर कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया, 96,000। दोनों में से हायर कौन सा हुआ, 1 लाख क्या बन गया आपका, जीएवी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स कितना है बच्चों, 3 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000, और इसका 1/3 कितना हुआ, 10,000। अच्छा सर प्रपोर्शनेट करना है, हाँ भाई प्रपोर्शनेट कर लेना है। 27,000 माइनस हो जाएगा, बताओ कितना आएगा इनकम, 23,000। ये इनकम है, ये लॉस है, ये लॉस इनकम यहां से एडजस्ट करोगे तो लॉस कितना बचेगा, 57,000 का लॉस रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या था,
मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था ये तो। मैंने भी कुछ दिया था, मैंने क्या दे दिया? अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। हटा दूं इसको? हो गया फोटो सेशन इसका? रुक जा। दसवां मैंने करवा दिया आपको। बिल्कुल कल वाले का आंसर बताएंगे आपको, पर उससे पहले इस चैप्टर को पूरा करवा देता हूं। बस दो कंसेप्ट बचे हैं छोटे छोटे। देखिए बच्चों, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के दो ऑनर हैं, एक मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं, तो इनको हम को ऑनर बोलते हैं। को ऑनर, ये भी क्या है? को ऑनर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा जब मालिक होते हैं तो उनको हम को ऑनर बोल देते हैं। और इस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है बच्चों कितने की? 2 लाख रुपए की। तो बताओ, इन दोनों, ये दोनों 50-50% के मालिक इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो बताओ ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 1 लाख। और बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 1 लाख। अगर ये 2 लाख है तो मान लो अगर ये होती है 5 लाख, तो क्या करोगे आप? 2.5 लाख, 2.5 लाख। बताओ प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकलती है? प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? प्रॉपर्टी का जीएवी निकालोगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, मतलब नॉर्मली जो करते हैं वैसे करोगे आप। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, जब भी एक प्रॉपर्टी के कॉर्नर होते हैं तो पहले नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप ये मत देखिए कि सर इसके 2 मालिक है, 3 मालिक है, 4 मालिक है। आप ये मानिए इसका एक ही मालिक है और क्या निकाल लीजिए? इसका इनकम निकाल लीजिए। और जब इनकम आपके पास आ गया है तो जितने भी मालिक हैं उनका जो भी शेयर उसके हिसाब से उसको बांट देंगे। आई बात समझ में? यह है को ऑनरशिप का कंसेप्ट। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सर एक प्रॉपर्टी है जिसके 2 मालिक हैं, ए और बी, बराबर बराबर के मालिक हैं। इस प्रॉपर्टी को उसने एलओपी नहीं बना रखा, यह प्रॉपर्टी एसओपी है। अब बताओ क्या होगा? तो सब इसका भी एनएवी नील होगा और इसका भी एनएवी क्या होगा? नील होगा। अब इस प्रॉपर्टी में आपने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, तो अब क्या करोगे? 1.5 लाख इंटरेस्ट इसका माना जाएगा, 1.5 लाख इसका माना जाएगा, या मैक्सिमम 2 ही ले सकते हो आप यहां पर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एसओपी है ना। अभी मैंने क्या लिखवाया आपको कि लिमिट एसएससी वाइज देखनी, ना कि प्रॉपर्टी वाइज देखनी है। तो 1.5 इसका और 1.5 इसका अलाउ कर दोगे आप। आई क्या बात समझ में? ये 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी वाइज नहीं देखना आपको। इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहां पर 4 लाख होता ना तो भी दोनों को 2-2 मिल जाता। इंडिविजुअल लिमिट आपको देखने दोनों की। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, इसका एक हिस्सा तो एसओपी कर रखा है, 2 लोगों ने, ए और बी ने, और बाकी क्या कर रखा है? एलओपी कर रखा है। अब बताओ क्या होगा? सर ये जो हिस्सा है इसको तो क्या मानोगे आप? नील मान लोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू निकाल के क्या करोगे? दोनों में बांट दोगे, जो भी इनका प्रोपोर्शनेट है। बताओ ना, अरे बोलिए। एक काम करेंगे आप, ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नर प्रॉपर्टी सेक्शन 26 मिल गया आपको? कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ दीजिए, आप समरी पढ़ दीजिए। सर ये पेज नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछने वाले हो गया आप? 155। नहीं ये बेटा आप ये काम नहीं करेंगे ये, क्योंकि वो मॉड्यूल के टुकड़े हो गए ना। अब पढ़ो।
आ गया क्या समझ में? क्या लिखा है देखो, मैं भी पढ़ लेता हूं साथ साथ में। इसमें लिखा हुआ है द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। पहले क्या लिखा है? प्रॉपर्टी क्या आपकी एसओपी है, तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ईच कॉर्नर विल बी क्या होगा? नील होगा। एंड ईच कॉर्नर सेल बी एंटाइटल टू डिडक्शन 30,000, 2 lakh as the case may be on account of interest on borrowed capital. However, if co-owner owned another self-acquired property, the aggregate interest from the co-owned property of self-acquired property cannot exceed कितना? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों इस पूरी कहानी के अंदर कि जो लिमिट है ना वो कैसे देखनी है आपको? को ओनर वाइज देखनी है, ना कि प्रॉपर्टी वाइज देखनी है। और एक ओनर के पास मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ले सकता है एसओपी के लिए? वो 2 लाख रुपए या 30,000 रुपये। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करें हम, द इनकम फ्रॉम द सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय वन ओनर एंड after the income of computed shall be apportioned amongst the each corner as per specific share। आई बात समझ में? पहले नॉर्मली ये मानिए प्रॉपर्टी एक ऑनर की है और बाद में जो भी उनका शेयर है उसके हिसाब से उसको बांट देना है। बोलो, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अपर्णा को ऑनर है एक रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी का, कलकत्ता के अंदर है वो, अलॉन्ग विद द सिस्टर डिम्पल। सिस्टर अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहती है। बोथ ऑफ देम इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सेम यूज फॉर द देम सेल्फ ऑक्यूपेशन। मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है बच्चों। ये एक सेल्फ कॉन्ड प्रॉपर्टी है जिसको दोनों ही क्या कर रखे बैठे हैं? इंटरेस्ट इज पेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लोन। कितना बच्चों? 10% टेकन किया आपने 1 अप्रैल 2021 फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन एडिशन द अपर्णा इज ऑन फ्लैट ऑफ पुणे और उस पेरेंट्स उसमें रहते हैं और उसका लोन कितना? उसका 3 लाख का 12% के हिसाब से अलग से ले रखा है। इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 50 लाख का अगर आप 10% करोगे तो कितना आएगा? 5 लाख आएगा। और 5 लाख में 2 हिस्से बांटोगे आप तो 2.5 मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख। तो कह सकता हूँ अपर्णा का भी इनकम कितना होगा? 2 लाख का लॉस। डिम्पल का भी कितना होगा? 2 लाख का लॉस। फिर भी 3 लाख रुपए क्या किया आपने? अलग से दे रखे हैं। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करोगे कितने से आप? 12% से। ये कब लिया आपने लोन? 1/10/2021 को। 6 महीना क्यों, 12 महीने आएगा। 21 को लिया। हम तो कौन सा देख रहे हैं? 22-23 देख रहे हैं। आइए बात समझ में। तो 2-30 2-30 2 लाख, दोनों में आंसर क्या होगा? 2 लाख का लॉस, इधर भी 2 लाख का लॉस। बोलो। डीम्ड ऑनरशिप पे अभी आता हूं मैं, उससे पहले हम मॉड्यूल के जो पीछे के क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं। एक रफ पेज रखो साइड के अंदर, रफ पेज रफ कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और पेन उठाओ और मेरे से आगे आगे चलना है। अब जहां अटकोगे वहां रुकना है, फिर से पूछना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। रमन को ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द ब्रदर, इक्वल शेयर है इनका। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी कितना है बच्चों? फेयर एंड देयर क्या स्टैंडर्ड एंड दिया हुआ है। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है? ईआर निकालने के लिए। और प्रॉपर्टी का ईआर कितना है बच्चों? इन दोनों में ज्यादा और इन दोनों में कम, तो 1,60,000। रेंट कितना मिल रहा है इनको? 15,000 रुपये पर मंथ इस प्रॉपर्टी से। तो इसका एआर हो गया बच्चों 1,80,000। अभी पता नहीं, हो सकता है किराया डूबा हुआ भी हो, वो भी देखना पड़ेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज जॉइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक कितना? 25,000। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है बच्चों? इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया हमें 25,000 का, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। मतलब इस 25 में से अभी तक कितना पे किया आपने? 21। इसका मतलब 4,000 क्या आपका? तो क्या करोगे बताओ, कितना अलाउ करोगे? 21 या 25?
इस लाइन का क्या यूज है क्वेश्चन में? अरे इंटरेस्ट पेड कितना किया तो माइनस कितना करोगे? एक नोट लिखवाया था आपको, इंटरेस्ट पेबल हो या पेड हो दोनों अलाउ होते हैं। म्युनिसिपल टैक्स होते हैं पेड बेसिस पे अलाउ, इंटरेस्ट तो पेबल भी अलाउ होता है भाई। और कल ही लिखवाए थे नोट, ये आज भूल भी गए। मतलब ऐसा कैसे होता है तुम्हारे साथ बताओ? कल बताते हो और आज भूल जाते हो, नाम भी भूल जाते हो अपना कि मैं कौन हूं, ये मेरे घर में लोग कौन से लोग घूम रहे हैं। ऐसा कोई होता है कभी आपके साथ? कभी अपना मोबाइल भूल के चले जाओ यहां पर, करो ना प्लीज, एक दिन तो करो। वो तो ऐसे छाती की चिपका के लेके जाते हैं। बैग भूल जाएंगे, पानी की बोतल भूल जाएंगे, जैसे मैं भूलता हूं हमेशा, मोबाइल नहीं भूलेंगे। घर पे भी अगर भूल जाए मोबाइल तो इंस्टीट्यूट में लॉगिन करने के बाद भी माइकल लाल वापस जाएगा मोबाइल लेने के लिए। क्या पता किसका मैसेज आने वाला था। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट कितना है आपका? इसका क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि अलाउ नहीं होता आपका ये। रीपे करने के लिए आपने क्या लिया है? अपने ब्रदर से एक लोन और लिया है, कितने का? 5,000 रुपये का। ये भी तो इंटरेस्ट है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 और जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया? 30,000। म्युनिसिपल टैक्स है 5,100 हैव बीन पेड बाय टेनेंट, अलाउ होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? टेनेंट पे करेगा, अलाउ नहीं होगा। ऑनर पे करेगा तो अलाउ होगा। ओके, तो उसका मतलब भी काम का नहीं बचा। क्या लिखाया था कल मैंने? बताओ भाई, सबसे पहले इसका जीएवी कितना आ रहा है? 180। लेस करो म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी कितना आ गया? लेस क्या करोगे आप? लेस करो इंटरेस्ट, 96,000 आ गई इनकम। तो इसमें रमन का कितना होगा? 50%, और उसके भाई का कितना होगा? 50%। तो 48 और सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? यहां से यहां जाएगा ये, एक पेज में लाऊंगे वापस। चलो, मिस्टर एक्स है जिनके पास एक हाउस है मुंबई के अंदर, हाउस हैविंग द टू आइडेंटिकल यूनिट्स। एक यूनिट में वो खुद रहते हैं और दूसरे को क्या कर रखा है उसने? रेंट पर दे रखा है। बहुत बढ़िया भाई मिस्टर एक्स, एक मकान में वो एसओपी करके बैठे हैं और एक मकान क्या है उसका? एलओपी है। और रेंट कितना आ रहा है? द रेंटेड यूनिट वाज वैकेंट कितना? ओहो, वैकेंसी भी आ गया। इसका मतलब टाइप नंबर 2 फॉर्मूला लगा दोगे, 2 महीने की क्या है? वैकेंसी आ गई। द पर्टिकुलर ऑफ हाउस प्रीवियस ईयर 22-23 वाज एज अंडर। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, और तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल कितना हो गया इसका? इन दोनों में 1,62,000 क्या आएगा? ईआर। तो ये पूरे मकान का, तो आधे मकान का कितना होगा?
81,000 आ गया ER। ठीक है भाई, बाकी कोई काम का नहीं है, पूरे इंफॉर्मेशन में जो काम की थी वो निकाल ली मैंने, तो साथ साथ में कर भी देते हैं। बताओ भाई, ये करता हूं SOP, ये करता हूं LOP। फॉर्मूला क्या था? ER AR प्लस VR। तो 8,000 मल्टीप्लाई, अनरिलाइज रेंट तो नहीं है कहीं, देख लो, नहीं है भाई, मल्टीप्लाई 10, 2 महीने खाली थे ना प्रॉपर्टी, 8,000 मल्टीप्लाई 2 महीना, ये कितना था? 81,000 था क्या? एरो इस तरफ घूम गया, तो ये क्या बन गया आपका? GAV। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने? फिर बताऊं, फिर बताऊं, 81,000 कहां से आया? ER निकाल, कितना है क्वेश्चन के अंदर? डिवाइड बाय 2 करेगा ना, क्योंकि एक मकान के 2 यूनिट है, अलग अलग नहीं दिया जाएगा तो क्या करेगा तू? वो टुकड़े कर दो उसके, प्रपोर्शनेट कर दो। म्युनिसिपल टैक्स कितना है बच्चों? पेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? मालिक है, तो इसका मतलब कितना होगा? म्युनिसिपल वैल्यू कितने क्वेश्चन में देख के बताओ, तो उसका 15% कितना हो गया? 28,500, 51,500, 30% माइनस करो, 25,000। आंसर ही निकाल दिया। इसका 30% करके बताओ मुझे। 15,450। हाँ, म्युनिसिपल टैक्स भी डिवाइड करोगे भाई, गड़बड़ कर दिया आपने भाई। 15% म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन का निकाला ना आपने, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है आपकी, तो इसका भी आधा करो। देखो, एक गलती जो बर्बाद कर सकती है जीवन को। हाँ 14, 19725। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। सर इस लाइट चार्ज का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल कितना आपका? 1500 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 18,000। तो बताओ 18,000 का कर दीजिए बच्चों आधा आधा, यहाँ 9,000 माइनस करोगे, यहाँ पर भी कितना? 9,000। तो ये 9,000 यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर लोगे आप। पहले बताओ इनकम कितना आ रहा है ऊपर वाले में? 37,025। उसमें से 9,000 का जो लॉस है वो एडजस्ट कर लो बच्चों, 28,025। ये फाइनल आंसर है क्या अपना? सर इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसका कुछ भी नहीं, इसका कुछ भी नहीं। सर क्यों नहीं करना? अरे भाई ये किस बात का दे रहे हैं 30%? फिर ये सब इसके लिए ही तो है मेरे भाई। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, बढ़े आगे, हटा दूं इसको? आंसर ठीक है क्या? मिस्टर विकास के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, तो बताओ मिस्टर विकास का ER कितना हुआ? दो हजार 22-23 में 1/3 पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी का लेट आउट कर दिया है, और मंथली रेंट कितना उसका? रिमेनिंग 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है। म्युनिसिपल टैक्स कितना? 11% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगन इन जून 2015 एंड वाज कंप्लीटेड 31 मार्च 2018। विकास ने लोन लिया है 1,00,000 रुपए का 1/7/2015 को कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। इंटरेस्ट रेट 12% है। इंटरेस्ट बताना है अभी आपने जो पे कर दिया है सारा का सारा। कंप्यूट करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है, मुझे कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए बच्चों। करके दिखाइए, और कोशिश करो फॉर्मेट बना के करने की, थोड़ी जल्दी में फॉर्मेट बना के करो।
नहीं था। हाँ जी, कर लिया। हाँ जी, बोलो। लॉस आ रहा है। कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करूँ मैं करना। चलिए देखते हैं।
विकास के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू, फेरेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट सब दे रखा है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का ईआर कितना है? 1,08,000 पूरी प्रॉपर्टी का। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 1/3 ऑफ पोर्शन लेट आउट कर रखा है और मंथली रेंट कितना उसका 5,000। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉपर्टी का 1/3 तो क्या है आपका एलओपी है और 2/3 क्या है फिर एसओपी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें तो। और एलओपी में कितना आ रहा है? 5,000 रुपये पर मंथ आ रहा है आपका। इसका मतलब जब कंप्यूटेशन बनाऊंगा इसके दो टुकड़े कर लूंगा मैं, एक एलओपी हो जाएगा, एक एसओपी हो जाएगा। एसओपी में तो सब कुछ नील आएगा, पर यहाँ पर बताओ जीएवी कितना होगा? सर 5,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 60,000। और ईआर कितना आपका? 1,08,000। इसका 1/3 कितना है? तो इन दोनों में हायर कौन सा हुआ? अगर कोई रेंट डूबा नहीं है तो लेस करेंगे इसमें म्युनिसिपल टैक्स कि रिमेनिंग 2/3 ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, 11% म्युनिसिपल टैक्स है बच्चों। तो बेटा म्युनिसिपल वैल्यू कितने क्वेश्चन के अंदर? ये रही 96। तो 96,000 का 1/3 का 11%, 2205648 अब इसमें से हम लेस करेंगे बच्चों की 30%, 16,9। ठीक है, अब लेस क्या करेंगे इसमें? इंटरेस्ट। कुल मिला के अब इंटरेस्ट बचा है, बाकी सब चीज़ तो कर ही दिया, बस ये इंटरेस्ट ही नहीं आता। इंटरेस्ट आ गया? चलो भाई, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आया। चलो तुम्हारा इंटरेस्ट लेके आता हूं। बता रखे हैं कि सर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी का वो स्टार्ट हुआ था जून 2015 में और कंप्लीट कब हुआ? 31/5/2018 में। विकास ने जो लोन लिया है वो कितने का लिया है? 1/7/2015 को लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। ही पेड द इंटरेस्ट कितना? 12% पर एनम एंड एवरी मंथ ऑफ द सच इंटरेस्ट वाज पेड। तो पहले बताइए बच्चों, क्या आपने कुछ रीपेमेंट किया है क्या? अभी तक नहीं किया। तो करंट पीरियड कितना होगा आपका? 1,00,000 का 12% कितना हो गया? ये तो करंट पीरियड का। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आएगा? 1,00,000 12%, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/5। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बता दो बस, कोई बताओ स्टार्ट कहां से होगा? 1/7/2015, क्योंकि जून के बाद में आता है जुलाई। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ आपका? इससे पहले वाले 31 मार्च कब आएगी? यहां से लेकर यहां तक ये एंड होगा कब? 16 को। ये होगा 17 को, ये 18 को। ये 12 महीना, ये 12 महीना और ये 9 महीना, 33 मंथ हो गया। तो यहां लगाओ 33 मंथ। 5 6 6600। तो 6600 जोड़ दो इसमें, 18,000 बना दो इसका 1/3 और 2/3, 6,200 तो इधर आ जाएगा, 12,400 इधर आ जाएगा। तो ये लॉस आ गया 12,400 का। थर्टी थ्री 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 सिक्स एडजस्ट करो इसमें से। पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। 20 कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को इसमें। मैच हो गया? ये मैच कैसे हो गया? लो बेटा,
हो गया? जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे मॉड्यूल के अलावा, कौन सा, कंपाइलर के, वो अब होमवर्क में है बच्चों, और इसका डाउट क्लास मैं लूंगा अब मंडे को। सारे क्वेश्चंस कीजिए आराम से, जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, कोई भी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि किसी, सबकी अगर होगा तभी करवाऊंगा, एक भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि सर पहले एक बार खुद ट्राई करें आप, बाद में तो मुझे तो करवाना ही है, ठीक है? हटा दूं इसको? मेरे इतना बड़ा बना देते हैं इसको, समझ ही नहीं आता कैसे करें, कितना बड़ा है ये। ठीक है, रोहिणी रवि हैं जो यूएस की सिटीजन हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। आर ओ आर है बेटा ये, आर एन ओ आर। इसके पास एक प्रॉपर्टी है लॉस एंजलिस में, जो यूएस में आता है, जिसमें वो खुद रहती है। एनुअल वैल्यू दे रखी उस प्रॉपर्टी की $20,000 की, और $1 कितना आपका 75। उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एसओपी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आएगा, नील आएगा। तो लो भाई, एक एसओपी है जो उसके पास यूएस में है, जिसका वैल्यू क्या होगा, नील होगा, बात खत्म। अब बात करते हैं अगली। इन सिट्टू के ऑनरशिप ऑफ द पोजेशन ऑफ फ्लैट चेन्नई 1/7/2022 को, विच यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन while she is in India. The flat was used her for 7 months only during the year and 31st March 23। और म्यूनसिपल वैल्यू दे रखा है उसको इतने का, फेयर एंड दे रखा है इतने का, और सी वॉज पेड फॉलोइंग द कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और सिवरेज टैक्स। मुझे बताओ बेटा, इस इंफॉर्मेशन का भी लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी एसओपी कर सकते हो आप, एक यूएस वाली कर ली आपने, दूसरी कौन सी है, चेन्नई वाली। तो दोनों प्रॉपर्टी एसओपी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देना है। और इसने एक लोन लिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जून 2020 में, परचेजिंग ऑफ द फ्लैट, और इंटरेस्ट कितना कितना है, प्रायर पीरियड कितना आपका, 1/4/2022 से पहले कितना है आपका, और 1/4/2022 से लेकर 30/6/2022 तक है ये वाला इंटरेस्ट, और ये आएगा इसमें। तो करंट पीरियड कब से स्टार्ट होता बताओ, 1/4/22 से स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, तो करंट पीरियड का इंटरेस्ट ये रहा, करंट पीरियड का इंटरेस्ट लगाओ, टोटल कितना है, $182। और ये प्री पीरियड का इंटरेस्ट है, तो 49,200 को करोगे आप डिवाइड बाय 5 से, $98। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? एक फ्लैट है जिसका इंटरेस्ट का बाइफिकेशन दे रखा है, ये नॉर्मली हम खुद निकालते थे, इंस्टीट्यूट ने निकाल के दे दिया, हमें क्या करना, बस डिवाइड बाय 5 करने वाला फॉर्मूला लगाना है। बाकी सब कुछ पका पकाया गवर्नमेंट ने, मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया, 191। तो ये लॉस आ गया इसका, और इसको एरर ऑफ रेंट में मिल रहा है बेटा 60,000 रुपए का। इसका 70% टैक्सेबल होता है, तो टैक्सेबल कितना आएगा, 149940। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं होमवर्क में लिख रहा हूं, ये कल ही आप मुझसे डिस्कस करेंगे, अगर आपसे कल ही नहीं हो पाएगा क्या करूं, बताओ ना क्या करूं। हाँ वो बता रहा हूं बेटा, वो तो तभी तो इसको होमवर्क में दे रहा हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके मॉड्यूल का है, जिसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को रिपीट करवाना हो तो कल रिपीट करवा लेना, नहीं तो फिर कब रिपीट करवाना, आप मंडे को करवा लेना। मंडे में तो करवाना ही है मुझे, वैसे हो जाएगा आपसे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोऑनर्स वाला, ठीक है। तो ये था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसमें एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है डीम्ड ऑनरशिप वाला, दिख रहा है आपको ये। इस डीम्ड ऑनरशिप को आप डिस्कस करेंगे अभी, पर उससे पहले अब बताओ क्या क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया था। शायद मैंने इसमें लिखा था, ये है क्या? इत्तेफाक की बात है बच्चों, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन जहां लिखे और हमें मिल जाए। अदरवाइज इसके बाद में इतने सारे टीचर आएंगे जाएंगे इसके ऊपर, सब R&D इसी पे हो जाएगी। तो आपको बताना है इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों। सबसे पहले हम एक लाइन ऑपरेशन करते हैं। बताओ भी, लोन आपने लिया कब है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी सेम डेट को हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पीरियड स्टार्ट होगा 2019 से। और कंस्ट्रक्शन आपकी, देखो लोन क्या पूरा रीपेमेंट हो गया, चेक करो। 12 लाख का लोन था, 5 और 3 तो 4 बचा, तो रीपेमेंट ऑफ लोन तो नहीं आएगा। पर कंस्ट्रक्शन एंड कब हो रहा है, इससे ठीक पहले वाले 31 मार्च कब आएगी? 31 मार्च 2023, तो ये है 31 मार्च 2022। ये बन गया प्री पीरियड, ये बन गया पोस्ट पीरियड। एक में ही दोनों आ गए बेटा। अलग अलग बनाया तुम लोगों ने, अलग अलग बनाऊं क्या? ये बन गया पोस्ट पीरियड, ये बन गया प्री पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए बच्चा, कितना कितना आपने रीपेमेंट किया। यहां पर 12 लाख का लोन लिया था, एक तो आपने 2 लाख पे कर दिया 1 जुलाई 20 को। 1 जुलाई 1 जुलाई 20 को रीपेमेंट कर दिया। फिर आपने और रीपेमेंट किया 1 नवंबर 21 को 3 लाख का। और फिर 1/11/2022 यहां पर 1/11/2022 को 3 लाख का, ठीक है। पहले हम करंट पीरियड निकालते हैं। करंट पीरियड बताओ बच्चों, इस दिन आपके पास आउटस्टैंडिंग कितना है? 12 लाख का लोन लिया था और 2 और 3 चुका दिया, तो 7 लाख है। मतलब यहां से लेकर यहां तक तो है 7 लाख रुपया, और इसके बाद यहां पर कितना है? 4 लाख। तो 7 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 7/12 प्लस 4 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 5/12 इक्वल टू 69,000। तेरा आंसर कहाँ है भाई हीरो? नहीं किया? ओ, क्यों बेटा, बिजी थे? ये वाला नहीं कर पाए आप, देखा ही नहीं इसको, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं भाई। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कामों में बिजी रहते हैं, कुछ तो देश के लिए परेशान रहते हैं, मोदी जी से लगातार बात होती रहती है उनकी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बच्चे जिनका सीधा रशिया से कांटेक्ट है, यूक्रेन के लिए बातें कर रहे हैं। बिजी है भाई क्या? तुम कहाँ बिजी हो? पता फिर आंसर प्री का कितना निकाला तूने?
6800, 400, सबका 65 400 है क्या? 65 400। चलो बेटा, कम से कम किया तो तूने। गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, अरे गलतियों के लिए तो बैठा हूं ना मैं, तुम्हें सीखने तो आए हो मुझसे आप। पर करोगे नहीं तो कहाँ से सिखा दूंगा? अब मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी तो है नहीं जिसको मैं बना रहा हूँ और घोट के पिला दूं तुम्हें कि ये लो इनकम टैक्स की गोली, सुबह शाम चाय के साथ लेते रहना, ठीक है ना? अब वो बन जाएगी तो जरूर दे दूंगा बेटा मैं आपको, पर ये बन ही नहीं पा रही मुझसे वो गोली। अब जब तक नहीं बनेगी तब तक तो पढ़ लो। आगे बताओ बेटा, प्री पीरियड में ये इंटरेस्ट निकाल लो बस, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। पहले बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना पीरियड है? 11 महीने है क्या ये? और यहां से लेकर यहां तक 16 महीने, फिर ये 5 महीने। तो आप कहोगे सर 12 लाख रुपए का 12% के हिसाब से 11 महीने का 1/5, अच्छा 1/1 लास्ट में करोगे क्या आप? 30। दूसरा है बच्चों कितना? 12%। जिन महान हस्तियों ने क्वेश्चन नहीं किया प्लीज कॉपी तो कर लो। कौन कर रहा कॉपी, देखूंगा। अरे कन्हैया कहाँ गया? करके लाया था बेटा, क्या किया था क्वेश्चन? ये आंसर है क्या? कोई बात नहीं। समझ में तो आ गया ना आप लोगों को ये? चलिए, बेटा इसका कोई फोटो वोटो खींच ले यार, टाइम लगाएगा। तू कर देगा इसका आंसर? अच्छा व्हाट्सएप मुझे लगा मैं कर दूंगा तेरा क्वेश्चन। आइए बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की, डीम्ड ऑनरशिप। जब मैं आपको सेक्शन 22 पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया कि सर अगर कोई प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकलता है और वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के आप मालिक हैं, तभी इनकम कहां पर आती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो हमने वहां देखा कि मालिक में डीम्ड ऑनर भी शामिल था। देखो ना वहां लिखा हुआ है कि सर ऑनर इंक्लूड डीम्ड ऑनर। ऑनरशिप में इंक्लूड क्या होगा आपका? डीम्ड ऑनरशिप। और ये डीम्ड ऑनरशिप क्या होती है, इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सर डीम्ड ऑनरशिप का मतलब ये मान लिया जाएगा कि आप ही क्या है, उसके ऑनर है। हालांकि आप रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट आपको इसका ऑनर बना रही है। क्यों बना रही है सर? ताकि ये इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल कर सके। एक पर्सन है बच्चों जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 5 लाख रुपए की और सैलरी की इनकम है 5 लाख रुपए की, तो टोटल इनकम कितनी होगी उसकी?
10 लाख हो गई, और 10 लाख की इनकम पर 1,17,000 का टैक्स बनता है बच्चों। सेस भी तो जोड़ना है मेरे भाई, 1,12,500 में सेस भी जोड़ोगे। जिन बच्चों ने टैक्स कैलकुलेशन नहीं सीखा उनको बता दूं मैं, इतना मानिए आप कि 1,17,000 का एक टैक्स बनता है किसके ऊपर, 10 लाख की इनकम पर। तो ये पर्सन क्या करता है, इसने इस इनकम को अपने किराएदार को बोला कि देख भाई किराएदार, ये जो इनकम है ना, ये जो रेंट है ये मेरे वाइफ के अकाउंट में डालना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब इस इनकम का डाइवर्जन किधर कर दिया इसने, वाइफ की तरफ। तो वाइफ की इनकम कितनी आ गई, अब इसकी इनकम कितनी हो गई, 5 लाख रहेगी। और आपको याद होगा 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, 87A का रिबेट मिल जाता है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको बता दूं, एक रिबेट पढ़ा था हमने 87A का रिबेट। और मैं आपको बोल भी रहा हूं, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, आपके पास सारे वीडियो अवेलेबल हैं। प्लीज बच्चों स्टार्टिंग के 4 या 5 वीडियो जरूर देख लो। आप वेट मत करो कि कब सर कंसोलिडेटेड क्लास लगाएंगे। उसमें क्लास तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तुम्हें क्लास लगाऊंगा तब भी पढ़ना पड़ेगा। और वो ऐसे नहीं किसी दूसरे ने पढ़ा के, वो मैंने ही पढ़ाया है, कोई दूसरा क्लास नहीं देख रहे आप, मेरा ही क्लास देख रहे हैं, वहां सब लिखवाया है मैंने। तो प्लीज वो वीडियो आप देख लीजिए, जितना जितना आपके पास थोड़ा समय रहे, 2x करके देखो, 1x करके देखो, आप तो पर देख लो उसको जल्दी से। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करवाऊंगा, बाद में फिर से करवा दूंगा आपको मैं, चैप्टर 8 में सारा कुछ वापस मैं आपको रिकनेक्ट करवा दूंगा। पर एक बार जब ऐसी बातें, जब प्लानिंग आपको बताऊं तो आपको पता रहना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो 87A का रिबेट मिल गया, तो मिस्टर ए का टैक्स कितना और मिस इसकी वाइफ का टैक्स कितना, सोचिए ना बेटा, कितना बढ़िया प्लानिंग कर गए। सिर्फ क्या का, अपने किराएदार को बोला कि इनकम कहां दे देना, वाइफ के अकाउंट में दे देना। और वाइफ की इनकम भी 5 लाख, मेरी इनकम भी 5 लाख, टैक्स 0। सीधा 1,17,000 का गवर्नमेंट को चूना। चूना ही तो है, ये कोई प्लानिंग थोड़ी है, इसे टैक्स इवेजन कहते हैं, ये टैक्स की चोरी है बच्चों। गवर्नमेंट कह रही है अच्छा अगर आप हमें डैश डैश बनाओगे तो हम भी आपको डैश डैश बना देंगे। बेवकूफ लिखना है ना, आप हमें बेवकूफ बनाओगे तो हम आपको बेवकूफ बना देंगे। इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट कहेगी ये जो इनकम है आपने किधर डाइवर्जन किया है, तो ये वापस इनकम कहां घुमा के ले आएंगे, आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। मतलब हालांकि देखा जाए एक प्रॉपर्टी जो अपने वाइफ के नाम मैंने की है बिना किसी कंसीडरेशन के, भी कुछ लिया थोड़ी है मैंने, तो इस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम होगा ये वापस मेरा इनकम मान लिया जाएगा। सर इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी मैं अपनी वाइफ के नाम करता हूं, उसके जीवन भर के लिए रियल ट्रांसफर करता हूं, डमी ट्रांसफर नहीं, मैंने रियल डॉक्यूमेंटेड ट्रांसफर कर दिया कि देख भाग्यवान आज से ये प्रॉपर्टी तेरी है, तू चाहे तो इसको बेच चाहे तो रख। अब ये जो इनकम होगी वो किसके माने जाएगी, वाइफ के माने जाएगी। तो सर इसका मतलब यहां प्लानिंग पॉसिबल है, अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दो और आपको क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। आई बात समझ में, हाँ बेटा पॉसिबल है, पर ऐसा नॉर्मली करोगे क्या, कर सकते हैं सर, क्या दिक्कत है, पर नहीं भी कर सकते सर। सोचिए इधर से प्रॉपर्टी उनके नाम हुई और वो किसी और के नाम हो गई, फिर पॉसिबल है भाई, क्या दिक्कत है। क्या पता उस प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी की थी, उनके नाम हुई, आप यहां 30% का टैक्स बचा रहे हैं, वो 100% लेगा। तो ये मेरे आपसे एडवाइस है बच्चों, मैं आपको और बहुत सारे तरीके बता दूंगा टैक्स प्लानिंग के, ये नहीं, ये मत करना। फिर भी ये प्लानिंग है, यहां पर पॉसिबल है। अगर एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो क्या माना जाएगा, ये वाइफ की। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि सर अगर किसी पर्सन ने, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इन एडवोकेट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी दी है, तो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा कौन माना जाएगा, हस्बैंड ही माना जाएगा। डीम्ड ओनर कौन बन जाएगा, हस्बैंड। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए सबसे पहला पॉइंट। In case of transfer of house property by the individual to his or her spouse otherwise than advocate consideration, मतलब इन एडवोकेट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। ये केस लो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है बच्चों, ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बिना किसी कंसिडरेशन के,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया बच्चों, जो हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट था हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। हस्बैंड ने कहा क्यों टैक्सेबल किया, उसने कहा देखो आपने इन एडवोकेट कंसीडरेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, इसलिए प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी और अब ये रेंट भी आपका होगा। उसने कहा किसने कहा मैंने इन एडवोकेट कंसीडरेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की? मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं, बदले में वो मुझसे प्यार करती है। क्या लव एंड अफेक्शन कंसीडरेशन नहीं होता? क्या होता है बच्चों? लव एंड अफेक्शन भी क्या होता है? कंसीडरेशन होता है। पढ़ा आप लोगों ने? ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया हम मानते हैं लव एंड अफेक्शन, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है क्या है, ये कंसीडरेशन है। किसी को प्यार करना एक कंसीडरेशन मान सकते हैं हम, पर क्या आप उसको वैल्यू में काउंट कर सकते हो कि मैं तुझसे 2,15,325 रुपए का प्यार करता हूं टैक्स काट कर? नहीं कर सकते। इसीलिए जो लवर अफेक्शन होता है बच्चों, वो एडवोकेट कंसीडरेशन नहीं माना गया। कंसीडरेशन है ये, पर एडवोकेट कंसीडरेशन नहीं है। एक्सेप्शन क्या है इसका? इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पाउस कनेक्शन विद द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब क्या हो गया, जब तक वो जीवित है तब तक ये प्रॉपर्टी उसकी रहेगी। लिव अपार्ट का मतलब क्या होगा? जब तक वो जीवित है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसफरर विल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑनर, तो ये ऑनर नहीं माना जाएगा। बोलिए। दूसरा केस, अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, जो इनकम होगी वो किसके मान ली जाएगी? जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसकी मान ली जाएगी। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन द एडवोकेट कंसीडरेशन, द ट्रांसफरर वुड बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? एक्सेप्शन ये है कि माइनर मैरिड डॉटर है, माइनर मैरिड डॉटर, सर ये तो इलीगल है। देखो लीगल है इलीगल है वो सब अलग चीज है, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं कि अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो ये क्या माना नहीं जाएगा, ये डीम्ड ऑनर नहीं बनेगा। आई बात समझ में? समझ में आई बात? देखिए इनकम टैक्स एक्ट कब बना था बताओ बच्चों? 1961 के अंदर। और उस जमाने में छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी। सच्चाई है। अब अपनी दादी माँ से पूछना कि दादी माँ शादी कब हुई थी आपकी, तो बताएंगी वो 16, 17, 18 की एज में शादी होती थी पहले जमाने में। नहीं सही में, मेरी मम्मी की शादी भी 17 साल की एज में हो गई थी, मम्मी बता रही थी। आजकल तो 37 पे भी लगता है कि टर्निंग पॉइंट आएगा। क्या पता कब आएगा। करते नहीं लोग, शादी नहीं करते। हमें तो घर वालों ने 24 में सल्टा दिया था, ऐसे ही सीए बड़े पकड़ के कर शादी करो इसकी। मैंने कहा पापा भी लाइफ जीने दो मेरे को। बापू कहता जी लेना बाद में। क्या कह रहे हो आप? सल्टा दिया मतलब शादी कर दी है? नहीं नहीं बेटा, इसमें क्या है, बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग तो शादी के बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ऐसी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। हंसो मत बच्चों, तुम्हारे भी हाल होने वाला है। चलिए जैसा भी है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? होल्डर ऑफ एन इम्पार्सिबल स्टेट। इम्पार्सिबल स्टेट्स का मतलब होता है बच्चों एक पुराना स्टेट। सोचिए आज से 500 साल पहले एक रियासत में एक राजा था, उसने एक महल बनवाया 500 साल पहले। उस महल में उसकी 5 रानियां रहती थी। पहले ऐसे होता था बेटा, राजाओं के मौज हुआ करती थी, बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे, नौकर चाकर, खूब सारी बीवियां, सब कुछ था। इस महल के अंदर 100 कमरे बनवाए गए, बड़ा महल था भाई। इन 5 बीवियों से 5-5 बच्चे हुए। सुनते रहो बेटा। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, इन 5-5 बच्चों के फिर 5-5 बीवियां थी, उनके भी 5-5 बच्चे, फिर और 5-5, फिर और 5-5। मुझे बताओ बेटा
अब ये जो महल है 100 कमरों का, एक कमरे में 200 लोग बैठे हैं। जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है, परफॉर्मेंस इतना ज्यादा था कि अब क्या करें। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देखो ये जो महल है, सोचे ना आपकी 7वीं पीढ़ी का वो महल था, आज भी है वैसे बहुत सारे लोग, 7वीं पीढ़ी का वो महल है, पर वो आपके नाम से तो है नहीं अब। अरे ये जो एल्बर्ट हॉल देखा आपने, ये भी पहले एक महल था बच्चों, ये भी कोई ना कोई मालिकाना हक रखता है इसका भी, और इसके बहुत सारे लोग हैं जो मालिक हैं। अरे परिवार का तो आएगा ना सदस्य है, तो मान लो इसके 50 मालिक है, पर 50 मालिक के नाम से थोड़ी महल अभी है। अरे बात समझ में आ रही है। पर मैं देखा जाए तो मैं मालिक तो हूं ना इसका। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आप किसी इम्पार्सिबल स्टेट के मालिक है, क्योंकि इम्पार्सिबल स्टेट अब आपके नाम से नहीं हो सकता, रजिस्ट्री नहीं हो सकते आपके नाम से क्योंकि बहुत पुराना है वो, तो भी माना जाएगा आप क्या है, उसके मालिक ही हैं। पढ़ लीजिए जल्दी से, आप उसके डीम्ड ऑनर बन जाएंगे। Imparsible state is the property which is not legally divisible. The holder of imparsible state shall be deemed to be the owner of property. मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं बेटा उसके मेंबर। देखो आज के टाइम पर, प्लीज बातें मत करो, आज के टाइम पर क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है, इस बिल्डिंग में ये वाला जो फ्लैट है ये मेरा है, इस फ्लैट का नंबर है 602 नंबर, 1 2 3 4 5, ये लो 602 नंबर फ्लैट मेरा है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये 602 नंबर फ्लैट अगर मुझे बेचना है तो कैसे बेचूंगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, घर पे जाके पापा से कागज मांगना अपने मकान के, देखना उसमें लिखा होता है कि सर आपके नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, सब बताता है, रोड कितना है। अब इसमें क्या बताओगे आप, कितना हवा में ऊपर नीचे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी पूरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, कन्वर्ट कर दिया, और इसमें टोटल मान लो 100 फ्लैट है, तो इन 100 में से मेरा एक शेयर मान दिया जाएगा। मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने मेंबर हो जाएंगे, 100 मेंबर हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अगर मुझे अपना फ्लैट बेचना है तो मैं क्या नहीं करता, प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, अपना वो शेयर ट्रांसफर कर दूंगा। जिसके पास वो शेयर होगा वो क्या होगा, उसका मालिक होगा। आई बात समझ में। अब मान लीजिए मकान रजिस्ट्री मेरे नाम से हुई थी, पर अब शेयर मेरे नाम से नहीं है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आपके नाम से मकान है क्या, नहीं, पर आप क्या हो जाओगे, इसके डीम्ड ऑनर। ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन to whom building or part of the building allot and lease under the housing building scheme and society company association shall be deemed to the owner of that part of the property. पर्सन ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर किसी पर्सन के पास में कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन है तो वो उस प्रॉपर्टी का क्या बन जाता है बच्चों, डीम्ड ऑनर बन जाता है। सेक्शन 53A के अंदर होता है क्या कि एक पर्सन जो काफी सालों से एक प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उसका कोई मालिक नहीं है, वो खुद ही रह रहा है वहां पर, या फिर गवर्नमेंट ने उस पर्सन उस प्रॉपर्टी को उसके नाम अलॉट कर दिया कि ठीक है तू ही रह ले अब, तो उसका क्या मान लिया जाएगा, वो ऑनर मान लिया जाएगा। इसको घर पे पढ़ना, लास्ट वाला बता रहा हूं आपको मैं, इस पे एक स्टार लगा लेना बस। पर्सन हैविंग द राइट टू एनी प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन कितना, 12 ईयर। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक रुक जाते हैं ना बच्चों, तो आप उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ऑनर बन जाते हैं। आपके पास टेनेंसी राइट आ जाता है, सामने वाला प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सकता। अपने आप सिटी में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके टेनेंसी राइट आ गए हैं। सोचिए एक प्रॉपर्टी जो 1956 के अंदर मेरे दादाजी ने किसी को किराए पर दी, उस जमाने में किराया कितना था, 1 रुपया, इतना ही था किराया वहां पर। अब 1 रुपये में किराए पर प्रॉपर्टी दी और बोला गया कि किराया हर साल हम 1% से बढ़ाएंगे या 2% से बढ़ाएंगे। सोचिए आज बढ़ता बढ़ता किराया कितना हो गया होगा, 10 रुपया, इतना ही होगा। और क्या है, 1 रुपये को कितने बार डबल कर लोगे आप, तो 10 रुपये किराया आज। और वो प्रॉपर्टी आज शहर के बिल्कुल मेन लोकेशन पे है। क्या मेरा मकान मालिक खाली करवा सकता है, नहीं सर, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया है, टेनेंसी राइट आ गया है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे आप 12 साल तक बैठ गए तो आपके पास क्या आएगा, उसका टेनेंसी राइट आएगा। अब मकान मालिक चाह कर भी खाली नहीं करवा सकता। तो सर तो क्या देते रहो 10 रुपए, लेते रहो मजे। आप बेच सकते हो प्रॉपर्टी, नहीं क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं, मैं बेच नहीं सकता। वो वाला खाली करवा सकता है, नहीं खाली करवा सकता, एक एक करके नहीं बेच सकता ना। आप मान लो मालिक हो और मैं क्या हूं, किराएदार हूं।
आप बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास क्या टेनेंसी राइट आ गया। अगर आप इनको बेच भी दोगे किसी को तो भी राइट तो मेरे पास रहेगा। वो क्या करेगा प्रॉपर्टी लेके आपकी? वो 10 रुपए मैं उसको देना स्टार्ट कर दूंगा। मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मालिक ही नहीं हूं मैं। कुछ नहीं रहेगा। अब क्या होगा, हम दोनों आपस में टेबल पे बैठेंगे। आप कहोगे अपना टेनेंसी राइट मुझे दे दो, और मैं लिख के दूंगा कि सर ठीक है, आज से प्रॉपर्टी मैं खाली करता हूं, और ये वापस किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी, और बदले में आपसे पैसा लूंगा मैं। आई बात समझ में? ये सेटलमेंट होते हैं, हो भी रहे हैं, खूब हो रहे हैं। अब सुनिए, इसीलिए आज के टाइम पर जितनी भी प्रॉपर्टी आज के टाइम पर किराए पे जाती है वो 11 महीने के एग्रीमेंट पे जाती है। अब आप क्या कीजिए, अब चाहे अगर 1 साल का एग्रीमेंट हो गया तो ये चैन बन जाएगी 12 साल की। इसीलिए 11-11 महीने के एग्रीमेंट बनते हैं, ताकि क्या हो सके, आप ये प्रूफ ना कर सको कि मैं लगातार 12 साल तक इस प्रॉपर्टी पे था। मतलब सर, अगर 1-1 साल का एग्रीमेंट भी होगा तो भी प्रूफ कर सकते हो आप 12 साल पूरा हो गया, पर 11 महीने के एग्रीमेंट में प्रूफ नहीं होता बच्चों। आई क्या बात समझ में? इसीलिए आज के टाइम पर 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मंडे को आपको डाउट पूछूंगा, आप डाउट पूछ लेना। तब तक के लिए बाय, और हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नोट्स वगैरह साथ रखना। बाय बच्चों।